हेलो एंड वेलकम बैक टू ब्रह्मा इंस्टीट्यूट। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जाकर चेकआउट कर लो, उसके बाद ये देखना। ये पार्ट बी है ऑफ 11th क्लास बीएसटी चैप्टर 1। तो लास्ट क्लास में हमने एसेंशियल ऑफ बिजनेस तक कंप्लीट कर लिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है आपकी नज़र में? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ। प्रोफेशन इज़ एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कैरिड आउट बाय अ पर्सन with specialized knowledge and skills in order to serve the society। सो प्रोफेशन वो लोग करते हैं जिनके पास किसी फील्ड की स्पेशलाइज नॉलेज होती है या कोई स्पेशल स्किल्स होती है। जैसे कोई डॉक्टर है, उसके पास स्पेशलाइज नॉलेज है मेडिसिन की और बीमारियों के बारे में उसको काफ़ी अच्छा खासा पता होता है, तभी तो वो डॉक्टर का प्रोफेशन चूज़ करता है। और जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, उसने काफ़ी अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है, तभी तो वो कंपनी के अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये सब संभालता है, क्योंकि उसको उस फील्ड की स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। और ऐसे जब प्रोफेशनल्स कोई काम करते हैं तो उस काम को प्रोफेशन कहा जाता है। और सेकंड पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट से आप क्या समझते हैं? यही ना कि कोई किसी और के लिए काम कर रहा है। यस, तो इसका मतलब भी यही है। एम्प्लॉयमेंट मीन्स एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स डूइंग वर्क फॉर समवन एल्स। हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं पैसे के बदले में, इन कंसिडरेशन ऑफ मनी। पैसे के बदले में किसी और का काम करने को एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। कोई किसी के पास जॉब कर रहा है मतलब वो एम्प्लॉयमेंट में है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या होता है, किन पार्ट्स में बिजनेस एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई किया जाता है। तो फर्स्ट हो गया इंडस्ट्री एंड सेकंड हो गया कॉमर्स। तो इंडस्ट्री तो पहला हो गया। कॉमर्स के अंदर उनको दो फर्दर पार्ट्स में सब डिवाइड किया जाता है। एक हो जाता है ट्रेड, दूसरा हो जाता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। लेकिन पहले हम इंडस्ट्री पढ़ लेते हैं। इंडस्ट्री क्या होता है? इट इज़ बेसिकली कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर एन इकोनॉमिक मोटिव। सो इंडस्ट्री के अंदर मेन कंसर्न होता है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो। एंड इंडस्ट्री को ही फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। क्या है वो? प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इंडस्ट्री क्या होते हैं, इसको हम अभी पढ़ लेते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? सो प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न्ड विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पे प्लांट से आप वो मत समझ लेना कि पेड़ पौधे लगाते होंगे, नहीं। प्लांट्स मतलब कि स्टील प्लांट्स हो गए, जैसे कि चिमनी कहते हैं ना, जिसके अंदर ईंट डालते हैं तो ईंट बनाने के लिए काम आती है वो। सो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ क्या होती है कि इनका मेन कंसर्न होता है नेचुरल रिसोर्सेज के साथ। जैसे कि माइंस के अंदर खोद करके सोना निकालना होता है, स्टील्स निकालना होता है, आयरन्स निकालने होते हैं। बाय द वे, प्राइमरी इंडस्ट्री के भी दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जैसे कि मैंने बता दिया है अभी कि माइंस के अंदर से निकालना होता है, मिनरल्स निकालना होता है, रॉ मटेरियल्स निकालने होते हैं। मेनली एक्सट्रैक्शन का काम होता है इनका। और सेकंड होता है जेनरिक इंडस्ट्री। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके अंदर कैटल ब्रीडिंग, पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह वगैरह आ जाते हैं, जो मतलब फार्मिंग वगैरह में हो जाता है, जैसे रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह वगैरह इनके अंदर आ जाते हैं। तो मेनली ये था हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है? सो फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एक्सट्रैक्टेड एट प्राइमरी सेक्टर टू कन्वर्ट देम इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। सेकेंडरी इंडस्ट्री का मेन काम यही होता है कि जो प्राइमरी इंडस्ट्री से सामान निकला होता है उसको ये लोग कन्वर्ट कर दे फिनिश्ड प्रोडक्ट में। जैसे कि प्राइमरी इंडस्ट्री ने कॉटन की फार्मिंग करी थी, ठीक है, वहाँ से जो कॉटन आया सेकेंडरी इंडस्ट्री ने वहाँ पे उसकी टी शर्ट्स बना दी और आगे फिनिश्ड गुड्स में बना के आगे बेच दिया। या फिर माइनिंग करके प्राइमरी इंडस्ट्री ने मेनली वो निकाला था आयरन को उन्होंने सरिया बना दिया जो आपके बिल्डिंग में लगा हुआ है। सो नाउ मूव टू द टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री क्या होता है? सो इट प्रोवाइड्स सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री सो दैट दे कैन परफॉर्म द वर्क विदाउट एनी हिंड्रेंस। तो ये मेनली सपोर्ट करता है प्राइमरी इंडस्ट्री को एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को बाय प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज। जैसे कि अब मैंने जैसे कि बताया था कि प्राइमरी इंडस्ट्री ने कॉटन उगाया, अब वो कॉटन इसके पास जाएगा कैसे? ट्रांसपोर्ट। वो कौन प्रोवाइड करेगा? टर्शरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री तक पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट लगा वो टर्शरी इंडस्ट्री ने प्रोवाइड किया। नाउ जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूँ।
बैंक्स, वो भी तो टर्शरी इंडस्ट्री में आते हैं क्योंकि वो लोन प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को, जिससे वो आपके क्रॉप्स उगा पाते हैं। स्कूल्स जो नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, ये सब होता है टर्शरी इंडस्ट्री के अंदर। तो हमने अभी पढ़ लिया है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इंडस्ट्री। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अभी हमने पढ़ा है क्या, इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री पढ़ने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे कॉमर्स की ओर। तो कॉमर्स क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल दोस एक्टिविटीज़ विच आर रिक्वायर्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये उन एक्टिविटीज़ को कॉमर्स कहा जाता है जो ट्रेड करने के लिए रिक्वायर होती है, क्योंकि ट्रेड को ही तो कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कॉमर्स इंक्लूड्स ट्रेड्स एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज ट्रेड। बाइंग एंड सेलिंग कह दो, एक्सचेंज कह दो, कुछ भी कह दो, ये ट्रेड है। ट्रेड इंक्लूड्स होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड में भी 3 चीज़ें आती है। पहला है लोकल ट्रेड, आप अपने लोकल एरिया में ट्रेड कर रहे हो, गली मोहल्ले में जाके ट्रेड कर रहे हो, ये हो गया लोकल ट्रेड। देन आ जाता है स्टेट ट्रेड। आप अगर दिल्ली में हो तो आप दिल्ली के अंदर ट्रेड कर रहे हो सिर्फ, दिस इज कॉल्ड स्टेट ट्रेड। एंड द थर्ड वन इज नेशनल ट्रेड। नेशनल ट्रेड मतलब आपका एक शहर से दूसरे शहर में भी माल जाता है, जैसे चंडीगढ़ से पंजाब से आप हरियाणा में माल भेज देते हो और दिल्ली से आप मुंबई में माल भेज देते हो, दिस इज कॉल्ड नेशनल ट्रेड। आपका नेशनल लेवल तक ट्रेड चल रहा है। देन उसके बाद आता है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या होता है? फॉरेन ट्रेड इंक्लूड्स इंपोर्ट, यानी कि आप बाहर देश से सामान मंगवाते हो। भाई ने अमेरिका से मंगवा ली गाड़ी, तो ये हो गया इंपोर्ट। एक्सपोर्ट, यहाँ से कुछ लोग बाहर भी सामान भेजते हैं, जैसे कि कई दूसरे देश के लोग यहाँ से कपड़े ख़रीदने के लिए ऑर्डर दे के चले जाते हैं और ले जाते हैं बहुत सारा। जैसे यहाँ पे उनको कपड़ा सस्ता पड़ता है तो फिर यहाँ पे बनवा लेते हैं और फॉरेन में बेचते हैं, तो यहाँ के लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर, यानी कि आपका माल कहीं पे पड़ा हुआ है, वहाँ से उठा के आपको किसी और जगह पे भिजवाने हैं, तो वो जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो भी हो जाता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इसके बाद आ जाता है इंश्योरेंस। जैसे आपने गाड़ी का इंश्योरेंस करा लिया ताकि कभी कुछ दुर्घटना हो जाए गाड़ी का तो फिर उसके पैसे आपको मिल जाए। एंड मिडलमैन बहुत इंटरेस्टिंग है, चलिए बताता हूँ कैसे। मिडलमैन क्या होता है? जैसे कि आपका रियल एस्टेट एजेंट हो गया, तो आपको कोई घर खरीदना है तो आपको थोड़ी पता है कि कौन घर बेच रहा है। आप जाएंगे किसी रियल एस्टेट एजेंट के पास, उसके पास गए, आपने बोला भाई मेरे को घर चाहिए, कहेगा कितने BHK का चाहिए, तो आप कहेंगे 2 BHK के चाहिए। फिर कहेगा कितने वॉशरूम होने चाहिए, आप कहेंगे 2 होने चाहिए, और हॉल इतना बड़ा होना चाहिए, इतने स्क्वायर फीट में चाहिए, तो फिर वो सारी चीज़ें लिख लेगा। उसके पास बहुत जानकारी होंगी कि कहाँ पे कैसा घर मिल रहा है, किस एरिया में चाहिए वगैरह। वो आपको फटाक से बता देगा कि इस एरिया में ये घर अवेलेबल है, इतना बजट है, आपका बजट बता दीजिए और इतना उस मकान मालिक को चाहिए पैसा। तो वही है, मिडलमैन इस काम आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो आती है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर, ये सारी। तो अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बच गया है जो हम अभी करते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज बिजनेस रिस्क। सो बिजनेस रिस्क क्या है, चलिए देखते हैं। द रिस्क कॉज ड्यू टू inadequate profits or loss as a result of unexpected events। कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ जाता है जिसके कारण हमारा या तो प्रॉफिट शॉर्ट पड़ जाता है या फिर कोई और अदर खतरनाक घटनाएं। सो बिजनेस रिस्क के नेचर क्या होते हैं? द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। रिस्क बिजनेस का एसेंशियल पार्ट है। सो इट कैन रिड्यूस बट कांट बी एलिमिनेटेड। इसको थोड़ा सा कम तो किया जा सकता है, जैसे हमने अर्थक्वेक या फिर कंपनी में फायर लग सकता है तो हम कंपनी के एसेट्स का इंश्योरेंस ले लेंगे। इंश्योरेंस लेने से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, कुछ पैसे हमें वापस मिल जाएंगे, लेकिन एलिमिनेट नहीं किया जा सकता क्योंकि अर्थक्वेक हमारे कंट्रोल में थोड़ी है। या फिर कभी गलती से फायर लग गया, हम फायर एक्सटिंग्विशर रख सकते हैं कंपनी के अंदर, ऑफिस के अंदर, बट हम थोड़ी जानते हैं कि कब कहीं पे फायर लग जाए, किसकी नेग्लिजेंस है, किसके कारण फायर लग जाए, हम ये थोड़ी जानते हैं। इस वजह से रिस्क एक एसेंशियल पार्ट है, जो रिस्क तो होना ही होना है, ठीक है। एंड इट अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़। ये अनसर्टेनिटीज़ के कारण अराइज होता है, यानी कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। हमें पता होता कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा तो हम वैसा करेंगे ही नहीं। सो थर्ड पॉइंट इज़ द एक्सटेंट ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। जो रिस्क है वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा बिजनेस है, जितना बड़ा बिजनेस उतना ज़्यादा रिस्क।
एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ नो रिस्क नो गेन, प्रॉफिट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क। जब तक कोई बंदा रिस्क ही नहीं लेगा तब तक उसको रिवॉर्ड कैसे मिलेगा? इसी वजह से लोगों को प्रॉफिट मिलता है एज अ रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क, बट समटाइम्स दे गेट लॉस ऑल्सो। नाउ देर आर 4 कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बताते हैं कौन कौन सा होता है। फर्स्ट कॉज इज़ नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज जैसे कि फ्लड आ गया या फिर अर्थक्वेक आ गया, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। नेचुरल कॉज जिसको हम रिड्यूस तो कर सकते हैं बाय टेकिंग इंश्योरेंस, बट वी कैन नॉट एलिमिनेट इट। एंड द सेकेंड कॉज इज़ ह्यूमन कॉज। किसी एम्प्लॉय ने धोखा दे दिया, किसी एम्प्लॉय ने लापरवाही कर दी, या फिर किसी पार्टनर ने धोखा दे दिया, तो ह्यूमन कॉज भी हो सकता है। थर्ड इज़ इकोनॉमिक कॉज, जैसे कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, प्रोडक्शन का कोई नया प्रोसेस आ गया, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस आ गया, या फिर टैक्स रेट्स में चेंजेस आ गए। अचानक से जो कंपनी सामान बनाती थी उस पर 100% 200% टैक्स लगने लगा। एंड द लास्ट वन इज़ अदर कॉज। इसके अंदर वो सारे कॉज आते हैं जो इन तीनों के अंदर नहीं आते। सो जो उसमें रह जाता है वो लास्ट वन में आ जाता है। चलिए, तो इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि अगला चैप्टर आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।